हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास हम लोगों ने बच्चों जिस प्रकार दो विमीय गति के संबंध में सर्कुलर मोशन का आंकिक प्रश्न को हल किया था, और आज चलिए हम लोग आज एक नए अध्याय को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है गतिकी, डायनेमिक्स, या फिर उसको हम लोग काइनेटिक्स भी कहते हैं बच्चों। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे टू डायमेंशन मोशन के समाप्ति के बाद। ये बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है सब बच्चों, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके संदर्भ में हमको बल के बारे में, गति करने के संबंध में हम लोगों को नई नई चीज़ जानने का मौका मिलेगा। न्यूटन के गति का नियम, संवेग, बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आज इस लेसन को शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आप लोग है ना कंसंट्रेशन के साथ बैठे बच्चों, अपने साथ कॉपी किताब कलम को लेकर के बैठे, ताकि हमें जो भी आप यहाँ पे नोट कर लिखूँगा उसे आप लोग तुरंत नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो इस लेसन के शुरुआत के पहले दौर पे हम लोग ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आखिर काइनेटिक्स होता क्या है, और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि बल का डेफिनेशन क्या होता है ना। बल, हम यदि किसी वस्तु पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो वो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें इनर्शिया क्या होता है ना। जड़त्व किसी को कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग पिछले क्लास में 9th क्लास में भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए होंगे कि इनर्शिया क्या है। उसमें गैलीलियो का प्रयोग भी आप लोगों को दिखाया गया होगा। तो उन सभी बातों को अच्छी तरह से दिमाग में रखते हुए हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जाकर के उन सभी बातों को समझाना बच्चों एक अलग तरह की बातें हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसमें जो भी टॉपिक्स उसके साथ रिलेट होगा, हम उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग इसको धैर्य से देखें क्लास में, और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। मैं हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करूंगा बच्चों, है कि नहीं। वो कहीं भी कोई भी टॉपिक्स आप लोगों का इसमें मिस नहीं होगा, आप लोग ये चीज़ मान करके चलिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक्स किसको कहते हैं। हम लोग वहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स पढ़ा था बच्चों। तो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो काइनेमैटिक्स में बता भी दिया था कि काइनेमैटिक्स जो होता है वो शुद्ध गति विज्ञान होता है, जिसमें वस्तु गति करती है तो इस पहलू पर विचार नहीं किया जाता है कि वो गति किस प्रकार हो रही है, उस पर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं हम लोग काइनेटिक्स पर विचार करेंगे बच्चों। तो वस्तु गति तो करती है, लेकिन गति का कारण भी इसमें हम लोगों को जानना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले यही लिखेंगे बच्चों कि गतिकी कहते हैं किसको है। गतिकी हम लोग डिफाइन करेंगे पहले, गतिकी किसको कहते हैं, जिसको हम लोग काइनेटिक कहते हैं। तो गति देखिए वैसा गति विज्ञान, वैसा गति विज्ञान जिसमें वस्तु के गति के कारण, गति है ना, वस्तु के गति के साथ साथ, वस्तु के गति के साथ साथ गति के कारण पर, गति के कारण पर विचार किया जाता है। गतिकी कहलाता है, गतिकी कहलाता है। तो गतिकी में सबसे पहला चीज जो हमारे पास आता है बच्चों वो है बल, वो है बल, है कि नहीं। बल को इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं बच्चों। आखिर ये फोर्स होता क्या है? सिंपल डिफिनेशन जो यदि मैं इसका दूंगा तो बल को मैं इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूँ कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं बच्चों, तो वस्तु क्या होता है ना, या तो मेरी ओर खिंच जाती है, या तो हमसे दूर चले जाती है। इसका मतलब है, हम इस शब्दों में कह सकते हैं रफ लैंग्वेज में कि आरोपित धक्का या खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पे आप धक्का लगा रहे हैं या उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो मतलब है कि वस्तु पर आप बल आरोपित कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों कि किसी वस्तु पर
धक्का, किसी वस्तु पर धक्का तथा खिंचाव, खिंचाव बल कहलाता है, बल कहलाता है बच्चों। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। और एक बात है कि यदि हम लोग किसी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो या तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन आती है और या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आती है। तो बल लगाने से लेकिन दो बातें होती है, इसमें क्या होती है, या तो आकृति में परिवर्तन आएगा, है ना, और या तो दूसरा में उसकी अवस्था। तो कैसी अवस्था, उसकी गति की अवस्था परिवर्तित होती है, अवस्था। तो अवस्था कैसी होती है, गति की अवस्था, है कि नहीं, ये अवस्था उसकी परिवर्तित होती है। तो बल लगाने से हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, या तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाएगी या तो उसकी गति की अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। गति की अवस्था कहने का मतलब हो गया कि यदि वो विराम की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में हो जाएगी, और यदि वो गति की अवस्था में है तो बल लगाने से वो विराम की अवस्था में आ जाएगी। तो बल लगाने से दो, तो इसी दो अवस्था के बारे में, दो कारणों पर विचार करते हुए हम लोग बल को परिभाषित करते हैं। तो बल देखिए होता क्या है कि बल एक ऐसा भौतिक कारक है कि नहीं। देखिए बल एक ऐसा भौतिक कारक है, बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, अवस्था, आकृति या अवस्था में परिवर्तन लाता है, आकृति या अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, या लाने की चेष्टा करता है ना, बल कहलाता है। तो उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग बच्चों इस प्रकार दे सकते हैं कि बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की आकृति अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। तो इस परिभाषा से आप लोग देखते हैं कि उसकी आकृति अवस्था में या तो वास्तविक रूप में उसकी आकृति या अवस्था में परिवर्तन कर देगा, या तो फिर है ना नहीं भी कर पाए लेकिन वो चेष्टा जरूर करता है कि उसकी आकृति में परिवर्तन करें, है ना। जैसे कि हम लोग दीवार में धक्का लगाते हैं बच्चों, तो बल लगाने से क्या होता है कि ना तो दीवार की स्थिति अवस्था में परिवर्तन आती है, ना तो ही दीवार की आकृति और में परिवर्तन आता है। तो इसका मतलब कि हम लोग बल दीवार पर आरोपित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल आरोपित करने पर यह चीज होने की संभावना होती है, या तो वो अपनी आकृति में परिवर्तन करे या तो फिर अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल के संदर्भ में सबसे पहला एक चीज आता है बच्चों कि कोई भी वस्तु जब अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसमें हमें बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये पहला प्रश्न मेरा यहाँ पर यह चीज़ है। तो इस लेसन के शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आता है कि क्यों किसी वस्तु की आकृति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बल लगाना पड़ता है। आकृति अवस्था में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है, क्यों, है कि नहीं। ये चीज मेरा पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कि कोई भी वस्तु की आकृति या अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, है ना, परिवर्तन के लिए उसमें बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों नहीं वस्तु अपने आप जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, क्यों नहीं वस्तु अपनी आकृति में परिवर्तन अपने आप क्यों नहीं करता है कि नहीं। ऐसा आखिर वस्तु में कौन ऐसा गुण छुपा हुआ है ताकि उसकी ना तो उसे अपनी आकृति में परिवर्तन करने के लिए देता है और ना ही उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए देता है कि नहीं। आखिर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए मुझे बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जरा सा ये बात जो है बच्चों सोचने योग्य बातें हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि नहीं। क्यों नहीं हम इस कलम के ढक्कन को यहाँ पर यदि रख दिए हैं तो क्यों ये ढक्कन अपने आप गति क्यों नहीं करता
है कि नहीं। ये अभी लंबाई में है तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन करके बच्चों आखिर ये क्यों नहीं अपनी आकृति को परिवर्तन कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे रीज़न के लिए हमको जानने के लिए गैलीलियो के प्रयोग पर हमको ध्यान देना होगा बच्चों, है कि नहीं। कि कोई भी वस्तु अपने पास, है ना, एक सामर्थ्य रखता है कि नहीं। कोई भी वस्तु के पास अपनी एक सामर्थ्य रखती है कि नहीं। वो सामर्थ्य के कारण जो है बस ना तो ही वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है और ना ही तो ही वो अपनी आकृति में ही परिवर्तन कर सकता है। तो इस सामर्थ्य को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कि उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं, है कि नहीं। वो हर प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार के वस्तु में किसी भी प्रकार की आप यदि चेंजिंग लाने का प्रयास करेंगे, परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, तो वस्तु एक विरोध करेगा कि मुझे इस प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहिए। यदि आप करते हैं तो मुझे विरोध करना पड़ेगा। जिस प्रकार यदि आप मान लेते हैं कि कोई काम में यदि आप करते करते उसे रम गए हो और यदि कोई दूसरा आदमी आकर यदि आपको बोल रहा हो बच्चों कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है, आप दूसरा काम चलो करने के लिए, तो आप क्या करिएगा कि दूसरा काम करने का विरोध करिएगा। तो ये विरोध भी कोई वस्तु अपने आप में दिखाता है कि वस्तु इस, है कि नहीं, स्थिर अवस्था में बना हुआ है और इसे हम क्या करना चाहते हैं, गति की अवस्था देना चाहते हैं। तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में बने रहना चाहता है, यह गति की अवस्था में आना नहीं चाहता है ना। तो इस विरोध को ही हम जड़त्व कहते हैं। फिर उसी प्रकार हम दूसरी बातों में भी समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से या एक समान वेग से गति कर रहा है तो वह एक समान गति को बनाए रखना चाहता है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता है ना बच्चों। तो वह यदि आप अवस्था में परिवर्तन करेंगे, है ना, या उसके स्थिर अवस्था में या फिर उसके गति को परिवर्तित करेंगे तो आपको बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हर देखिएगा एक एक शब्द जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है बच्चों। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिखा है उसको समझने का प्रयास करें कि क्यों किसी वस्तु की आकृति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बल आवश्यक होता है। तो इसका आंसर जो होगा कि उसकी सामर्थ्यता। देखिए वस्तु के पास अपनी एक सामर्थ्यता होती है, सामर्थ्य होती है। देखिए वस्तु के पास अपनी एक सामर्थ्यता होती है, सामर्थ्यता होती है जिसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं, है कि नहीं। वस्तु के पास अपनी एक सामर्थ्यता होती है जो है कि नहीं, जो उसकी आकृति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी आकृति तथा अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। इस गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि वस्तु के पास अपनी एक सामर्थ्यता होती है जो उसकी आकृति या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि वो अपनी आकृति और अवस्था में परिवर्तन नहीं करने देना चाहता है कि नहीं। तो इसी गुण को हम लोग उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा। इस जड़त्व का सर्वप्रथम खोज जो है गैलीलियो ने किया था अपने बहुत सारे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग आप लोगों का पिछले क्लास में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे बच्चों। तो उस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट करते हुए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जड़त्व आखिर कहते हैं किसको हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गति को पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर जड़त्व क्या होता है। तो इसको आज समझने का बढ़िया से आप प्रयास करिए। हम लोग मेनली फोकस करेंगे आज जड़त्व के ऊपर ही, है कि नहीं। तो सामर्थ्यता,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक ईगो होता है कि नहीं बच्चों, कि किसी भी इंसान के अंदर एक ईगो होता है कि मुझे ये काम नहीं करना है कि नहीं, कोई भी ये काम मुझसे नहीं करवा सकता है। तो ये ईगो जो होता है किसी पदार्थ के अंदर भी होता है कि मैं अपने आप कोई भी काम नहीं करूँगा, मैं काम को तभी करूँगा जब तक मुझ पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि यदि उस वस्तु की अपनी सामर्थ्यता होती है कि वो अपनी आकृति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन वो आकृति अवस्था में परिवर्तन करेगा, कब करेगा, जब मैं उस पर बल लगाऊंगा। तो जड़त्व की जो डेफिनेशन होता है बच्चों, देखिए उसी समझ आप समझ सकते हैं कि जड़त्व क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु अपनी आकृति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी वस्तु अपनी आकृति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और वह परिवर्तन तब तक नहीं करता है, और वह परिवर्तन तब तक नहीं करता है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, कोई बाहरी बल कार्य न करे, है ना। इस गुण को उस पदार्थ का जड़त्व कहते हैं। तो इस बात को आपको समझनी होगी बच्चों। कोई भी वस्तु, जैसे कि उसकी आकृति तो आप समझ रहे हैं, उसकी अवस्था क्या क्या होता है। तो उसकी अवस्था स्थिर, मान लीजिए कि वस्तु अभी स्थिर है, तो वो स्थिरावस्था में ही बने रहना चाहता है। जब मैं इसमें बल लगा दूंगा तो यह गतिशील हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बल लगाने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि इस वस्तु में अपना एक जड़त्व का गुण था कि वो स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है कि नहीं, स्थिर अवस्था में बने रहना चाहता है। यदि हम चाहेंगे कि वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था हो जाए तो वहाँ पर वस्तु का जड़त्व अपना काम करने लगता है। इस जड़त्व को हटाने के लिए हमें उस वस्तु पर बल लगाने की आवश्यकता होती है। फिर वहीं पर यदि मैं बात करता हूँ कि वह गतिशील है, यदि वो एक समान चाल से गतिशील है बच्चों, तो वो एक समान चाल से ही गति में रहेगा, है कि नहीं, गति में रहेगा। तो हम यदि इसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, कि यदि हम इसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो वह स्थिर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार के परिवर्तन के लिए मुझे जड़त्व को पार करने के लिए एक बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि जड़त्व क्या है। समझ सकते होंगे कि यदि दुनिया में ऐसा नहीं होता, यदि किसी वस्तु के पास अपना जड़त्व नहीं होता तो क्या होता। यदि किसी वस्तु के पास अपना जड़त्व यदि नहीं होता बच्चों तो क्या होता, समझ सकते होंगे, दुनिया अस्त व्यस्त हो जाता। ऐसा क्यों होता कि यदि मैं अपने पॉकेट में यदि पर्स रखा हूँ, यदि मान लेता हूँ कि मैं अपने पॉकेट में यदि पर्स रखता हूँ यहाँ पर, तो इसे तो अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होता। यदि इसके पास जड़त्व नहीं होता तो यह अभी स्थिर अवस्था में, तो यह अपने आप गतिशील हो जाता और हमारे पॉकेट से निकल करके रोड में गिर जाता, सड़क में गिर जाता या कहीं उड़ जाता, है कि नहीं। तो ये अपनी अवस्था में, तो उस समय मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता बच्चों। यदि मान लेते हैं कि हमारे घर में किताब है, कॉपी है, कलम है, खाना पीना बनाने का सामग्री है कि नहीं, तो वो सब भी अपनी
अवस्था को अपने आप परिवर्तन कर लेता। रात रात में ही देखते हैं कि आज मेरे घर में जो किताब रखी हुई है वो किसी रोड में अपने आप चला गया हो, है कि नहीं। ये घर में टेबल कुर्सी आदि फर्नीचर का सामान है वो उड़ करके दूसरी जगह चला गया। तो इस प्रकार पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है कि नहीं। तो इसी को नेचर ने स्टेबिलिटी देने के लिए, अस्थायित्व देने के लिए पदार्थ के अंदर जड़त्व का गुण डाल दिया कि जाओ तुमको मैं एक गुण देता हूं कि तुम अपनी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं कर पाओगे कि जब तक तुम पर कोई बल नहीं लगेगा। तब दुनिया आज हम लोग के स्टेबल है, फॉर्म में है, आज हम लोग अच्छी तरह से दुनिया जी पाते हैं बच्चों। तो कितनी अच्छी तरह से देखिए इस दुनिया को मतलब इस्टेब्लिश किया गया है बच्चों, कितनी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है कि सारी वस्तु हमारी ही बात सुनती है। क्यों सुनती है हमारी बात? क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता है कि मैं प्रत्येक वस्तु पर बल लगा। लेकिन वही बल यदि मैं कहूँगा कि नहीं, पहाड़ को भी यदि हम बल लगा करके हटा देंगे बच्चों, तो उसके पास इतनी जड़त्व है, इतना भारी मात्रा में जड़त्व है कि मैं उसे बल लगाता थक जाऊँगा, लेकिन फिर भी पहाड़ अपने स्थान से हिलेगा तक नहीं, है कि नहीं। तो बड़े बड़े पिंडों के लिए हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे वस्तु को हिफाजत से रखने के लिए मेरे पास ईश्वर ने या फिर नेचर ने हमारे पास इतनी ताकत मुझे दी है कि नहीं। तो ये जड़त्व भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है बच्चों। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते होंगे कि जड़त्व किसको कहते हैं, कि कोई सिर्फ अवस्था में नहीं, यदि कोई वस्तु यदि सरल रेखा में यदि गति कर रहा है, यदि कोई वस्तु यदि सरल रेखा में गति करता है बच्चों, तो वो सरल रेखा में ही निरंतर गति करता ही रहेगा। वो अपनी गति में भी परिवर्तन नहीं करता है, वो अपनी दिशा में भी परिवर्तन नहीं करता है कि नहीं। तो वो अपनी दिशा में परिवर्तन का भी विरोध करता है। आप इस बात को समझ सकते होंगे अच्छी तरह से कि मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु यदि वृत्तीय पथ पर यदि गति कर रहा है बच्चों, तो आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु यदि वृत्तीय पथ पर गति करता है तो गति के प्रत्येक क्षण में, है कि नहीं, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलते रहती है। यदि वस्तु यहाँ पर है तो इस वस्तु की दिशा जो होगी, इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, वृत्तीय गति में हम लोगों ने पढ़ा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से दिशा में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे तो भी हमको एक बल लगाने की आवश्यकता होती है कि नहीं। बल लगाते हैं तभी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। इसीलिए वृत्तीय गति में गतिशील कोई वस्तु त्वरित गति कहलाती है, क्योंकि इसके पास त्वरण होता है जिसकी दिशा केंद्र के अनुदिश होती है। तो याद रखिएगा, कोई वस्तु को वृत्तीय या फिर कोई वस्तु यदि सरल रेखा में गति करता है तो उसे अपनी दिशा में परिवर्तन करने का भी विरोध करता है, कि वो दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहता है कि नहीं। यदि वो दिशा में परिवर्तन करेगा तो उसमें हमको एक बल लगाना पड़ेगा। तो इसको, इस प्रकार के जड़त्व को हम लोग डायरेक्शनल इनर्शिया कहते हैं, या फिर उसको हम लोग दैशिक जड़त्व भी कहते हैं। तो दैशिक जड़त्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दैशिक जड़त्व क्या होता है। दैशिक जड़त्व जिसको हम लोग डायरेक्शनल इनर्शिया कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्शनल इनर्शिया कहा जाता है कि नहीं। किसको कहते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया? तो चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु देखिए सरल रेखा में गतिशील है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गतिशील है तो वह उसी पथ पर, तो वह उसी रेखा में गति करना चाहता है, रेखा में गति करना चाहता है। वह अपनी दिशा तब तक नहीं बदलता है, वह अपनी दिशा तब तक नहीं बदलता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, है कि नहीं। तो आप लोग ये बात को अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चों कि किसी वस्तु पर त्वरण कब उत्पन्न होता है, कि किसी वस्तु पर त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब उसका वेग बदलता है। और वेग कब बदलता है?
अब हम लोगों को इस फैक्ट पर विचार करना होगा। हम लोग पहले ये बात पर विचार नहीं करते थे, हम लोग डायरेक्ट कह देते थे कि वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, है कि नहीं। तो अब लेकिन हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तीन बातें होती है, तीन बात को यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों, तो गति को समझने में ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। सबसे पहला बात कि यदि वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। यदि त्वरण है बच्चों वस्तु में, तो आप याद रखिए कि कहीं ना कहीं उस वस्तु पर बल लग रहा है। बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण के कारण ही वस्तु में वेग परिवर्तित होती है। ये तीन बातें आप लोगों को हमेशा याद रखना है। मैंने कहा क्या, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, और त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये तीन बातें आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो अब यहाँ पर बात समझिए कि कोई वस्तु अपनी आकृति अवस्था में परिवर्तन कब करेगा, है कि नहीं, कब करता है, जब उस पर मैं बल लगाता हूं। जैसे ही उस पर पिंड पर मैं बल लगा देता हूं कि उस वस्तु त्वरित गति करने लगती है। यदि वो एक समान चाल से यदि वो गति कर रहा है तो उसमें यदि मैं बल लगा देता हूं तो वो विराम की अवस्था में आ जाता है। तो विराम की अवस्था में आया तो गति परिवर्तित हुआ, वेग परिवर्तन हुआ, तो वहां त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे कहते हैं यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है और मैं उस पर बल लगा दिया तो वस्तु विराम की अवस्था में आ गया, तो उसका वेग परिवर्तन हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, है कि नहीं। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु आप देख पा रहे हैं कि सरल रेखा में गतिशील है और वो सरल रेखा में ही गतिशील रहना चाहता है कि वो अपनी दिशा तब तक बदलता नहीं है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता है। तो इस प्रकार आप वृत्तीय देख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसकी दिशा बार बार बदल रही है। तो दिशा बदल रही है तो दिशा बदलने के लिए मैंने इसमें बल लगाया, तो बल लगाया तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा केंद्र के अनुदिश होती है, जिसको हम लोग अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। तो आप लोग हर तरह से बातों को अच्छी तरह से घुमा फिरा करके समझ सकते हैं। तो ये था जड़त्व। तो जड़त्व को हम लोगों ने समझा अच्छी तरह से, है कि नहीं, कि कोई भी वस्तु के पास अपनी एक सामर्थ्यता होती है कि उस सामर्थ्यता के कारण वस्तु ना तो अपनी आकृति में परिवर्तन कर सकता है और ना तो ही वह अवस्था में ही परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन के नहीं करने के गुण को, है ना, उस वस्तु का हम लोग जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया भी दो प्रकार के होते हैं, है कि नहीं, एक अवस्था से संबंधित जड़त्व और एक होता है दैशिक जड़त्व जो दिशा में भी परिवर्तन नहीं करना चाहता है कि नहीं। तो दिशा में परिवर्तन लाने के लिए भी हमको बल लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जड़त्वों को हम लोग दैशिक जड़त्व कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम होता है तो उससे हमको क्या चीज़ की डिफिनेशन मिलेगी बच्चों, उस पे हम विचार करेंगे। देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम, तो सबसे पहले गति के संबंध में जो अवधारणाएं दिया था वो गैलीलियो का था, है कि नहीं। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम जड़त्व का गुण का खोज किया था और उसी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को या उसका पोस्टुलेट्स को, उसकी अवधारणा को न्यूटन ने अच्छी तरह से स्टडी किया, अध्ययन किया। इस बात को याद रखिएगा कि न्यूटन ने गैलीलियो के दिए गए सभी पक्षों पर अच्छी तरह से स्टडी, चाहे वो थियोरिटिकल स्टडी हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, करने के बाद जो है अपना एक अलग निष्कर्ष दिया और 3 नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, न्यूटन के गति का नियम क्या होता है। देखिए न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम क्या होता है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने गति के संबंध में, न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया था। 3 नियम का प्रतिपादन किया था। तो हम लोग पहला नियम जानेंगे आज। पहला नियम हम लोगों को देखना है। तो गति के संबंध में न्यूटन का पहला नियम क्या था, तो पहला नियम देखते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
कोई पिंड या कोई वस्तु है कि नहीं विराम की अवस्था में है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है। तथा यदि वस्तु एक समान चाल से गतिशील है, एक समान चाल से गतिशील है तो वह उसी चाल से गतिशील या उसी चाल में गतिशील रहना चाहता है, चाल में गतिशील रहना चाहता है। वह अपनी गति की अवस्था, वह अपनी गति की अवस्था तब तक नहीं बदलता है जब तक उस पिंड पर या उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसे न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है। यदि वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो वह उसी चाल में गतिशील रहना चाहता है। वह अपनी गति की अवस्था तब तक नहीं बदलता है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये डेफिनेशन तो जस्ट लाइक जड़त्व के डेफिनेशन के समान ही है बच्चों, तो आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उससे हमें जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। यह जड़त्व का नियम है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते होंगे कि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। यदि विराम की अवस्था से गतिशील यदि उसके करना पड़ता है तो मुझे एक बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई वस्तु गतिशील है और उसमें मुझे विराम की अवस्था में लाना है तो इस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो हर प्रकार के वस्तु में उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए मुझे बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ मुझे बताता है कि यह जड़त्व की परिभाषा है। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम हमें जड़त्व की परिभाषा देता है ना, जड़त्व की परिभाषा देता है। तो इस बात को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रूप में देखेंगे, यहाँ कलम का ढक्कन है बच्चों, तो ये अपने आप गतिशील नहीं होगा, ये विराम की अवस्था में। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी जड़त्व का गुण रखा हुआ है कि नहीं। मैंने जैसे ही इस पर बल लगाया ये गतिशील हो गया। तो इसका मतलब है कि इसे गति करने के लिए मुझे बल लगाने की आवश्यकता होती है। वहीं यदि ये कलम हम देख रहे हैं कि ये देख पा रहे होंगे कि ये गति की अवस्था में है, तो इसे मैं रोकने के लिए भी मुझे बल लगाना पड़ेगा बच्चों। इस प्रकार देखते होंगे, इस कलम को गति लाई, इस रोकने के लिए मुझे बल लगाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि इसमें दो प्रकार की, गति की अवस्था में था और उसके अवस्था में परिवर्तन करके मुझे स्थिर लाना था, तो भी मैंने उसमें बल लगाया। आप देखते होंगे क्रिकेट के खिलाड़ी को, है कि नहीं, क्या करता है वो कि बॉल यदि मैदान में रखा हुआ है स्थिर अवस्था में, तो उसे गति देने के लिए वो बैट से बॉल पर मारता है और वो गतिशील हो जाता है। और वहीं पर यदि वो गति से आ रहा कोई बॉल है, उसे अपने बल्ला लगा करके रोक देता है। तो बल्ला लगाना मतलब उस पर बल लगा रहा है बच्चों। दूसरी बात होता है कि यदि कोई बॉल यदि एक ही दिशा में आ रहा है तो उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए पुनः वो उस पर बल लगाता है। तो यहाँ पर विभिन्न बातों पर चर्चा करके, विचार करके हम जड़त्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे इस बात
की पूर्ण पुष्टि हो गई है बच्चों कि आप लोग जड़त्व को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से, है कि नहीं। आप लोग अपने आस पड़ोस के चीज़ों को भी देखिए और उससे ये प्रश्न पूछने का प्रयास करिए कि आखिर तुम अपनी अवस्था में खुद से खुद परिवर्तन क्यों नहीं करते हो। तो वस्तु आपको बताएगा कि मेरे पास एक गुण है जिसे मैं जड़त्व कहता हूँ, इसी जड़त्व के कारण मैं अपनी अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम मुझ पर बल लगाओगे तो मैं गतिशील हो जाऊँगा, लेकिन अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखिए, मतलब किसी भी वस्तु के जड़त्व को यदि हमें तोड़ना है, यदि उसको पार करना है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। तो बल का इंपॉर्टेंस यहाँ से शुरू होता है बच्चों। तो इसी प्रकार न्यूटन के द्वितीय गति नियम ने मुझे क्या बताया, तो देखते हैं हम लोग। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम को जानने से पहले बच्चों मुझे एक चीज जानना पड़ेगा, यहाँ पर संवेग क्या होता है। तो चलिए हम लोग संवेग के बारे में जानते हैं। संवेग जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। संवेग किसको कहते हैं, है कि नहीं। संवेग किसको कहते हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान, है कि नहीं, द्रव्यमान तथा किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग, है ना, उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि उस वस्तु का द्रव्यमान और जो उस वस्तु का वेग होगा दोनों को गुना कर दीजिए तो वो संवेग में परिवर्तित हो जाएगा, है कि नहीं। मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु का संवेग कितना होगा, p = mv हो गया। इसको हम लोग संवेग कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि संवेग भी एक बल का रूप है बच्चों, है कि नहीं। बल नहीं है लेकिन ये एक बल का रूप होता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि देखते होंगे आप लोग कभी कभी न्यूज़ में या है कि नहीं, कभी कभी अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि दो बस आपस में टक्कर हो जाता है, दो बस का। तो आखिर यह क्या होता है बच्चों, उस बस का क्या स्थिति होता होगा आप जानते होंगे, है कि नहीं। वो बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, बस डैमेज हो जाता है, बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो आखिर ये डैमेज का जो परिमाण है बच्चों, है कि नहीं, डैमेज कितना क्षतिग्रस्त हुआ उसका परिमाण उस दोनों वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। इस बात पे यदि मान लीजिए कि दोनों बस इधर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा है, ये भी बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, आप समझ सकते होंगे दोनों आपस में टक्कर हो जाए तो क्षतिग्रस्त क्या होगा। और वहीं यदि हम कहेंगे कि ये दोनों बस, है कि नहीं, 20 किलोमीटर बहुत धीरे गति करते हुए आ रहा है, ये भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्षतिग्रस्त इसकी तुलना में कम होगा। वहीं यदि बस आसानी से धीरे धीरे धीरे, है कि नहीं, आपस में टक्कर हो जाए, है कि नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और आपस में टक्कर हो जाए तो क्षतिग्रस्त इसकी तुलना में और कम होगा। इसका मतलब है कि क्षतिग्रस्त होना, है कि नहीं, संवेग के वजह से होता है। कि यदि ये वस्तु आप देखे होंगे कि बस यदि लोडेड है तो उसमें द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है, वेग भी काफ़ी उच्च है, तो दोनों मिल गया द्रव्यमान और वेग, तो संवेग काफ़ी उच्च हो जाता है। और इस संवेग के कारण जो होता है किसी दूसरे वस्तु पर वो ज़्यादा से ज़्यादा बल आरोपित कर सकता है। तो संवेग जो हो गया बल के पहले वाले रूप को कहा जाता है कि नहीं। बल संवेग के, संवेग जो होता है बल मतलब जस्ट बल के एक स्टेप पहले संवेग होता है, उसके बाद बल होता है। तो संवेग को समझना है बच्चों, है कि नहीं। आप क्या लीजिए, छोटे से पत्थर ले लीजिए, यहाँ से इसको समझिए, पहले संवेग का रूप को समझिए, है कि नहीं। एक कांच है, यहाँ पर ये ग्लास है मेरे पास बच्चों, ये ग्लास है और एक छोटा सा पत्थर लिया इतना बड़ा और इसको बहुत जोर से मारा, बहुत जोर से। मान लेते हैं कि पत्थर का वेग मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आपने कांच पर पत्थर मारा, लेकिन कण की आकृति बहुत छोटी है, क्या कांच फूटेगा, नहीं फूटेगा। लेकिन वही पत्थर को मैंने इतना बड़ा ले लिया और कांच पर मारा, तो वही वेग से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तो कांच फूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। आखिर क्यों,
क्योंकि संवेग उस पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि नहीं। जिस प्रकार आपने देखा कि गति पर भी निर्भर किया और यहाँ पर द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि नहीं। छोटी सी आप देखते होंगे कि बंदूक से जो निकलता है बुलेट, जिसको हम लोग गोली कहते हैं बच्चों, एक छोटी सी होती है लेकिन उसका वेग उच्च होता है, जिसके वजह से वो शरीर को भेद करके पार हो जाती है, आर पार हो जाती है। तो जस्ट लाइक उसमें मोमेंटम है बच्चों, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है तो वो बहुत ज़्यादा बल आरोपित कर सकता है कि नहीं, जिसके वजह से क्षतिग्रस्त ज़्यादा होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसी बात को, आप लोग समझ में आ गया होगा अपने दैनिक जीवन में कि मोमेंटम क्या होता है कि नहीं। तो और भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक देखिए, ये दो क्वांटिटी पर निर्भर करता है, एक द्रव्यमान और एक वेग पर। तो इसका मात्रक देंगे तो p का मात्रक देना है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg और वेग का मात्रक आप लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया कि संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको तो हम लोग MKS सिस्टम में दे दिए, SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। वहीं यदि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका यदि मात्रक देना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये देख पा रहे होंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये भी हो जाएगा। CGS सिस्टम में इसका मात्रक होगा बच्चों। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका बीमा क्या होगा, संवेग की बीमा क्या होती है। तो संवेग की बीमा इसका परिभाषा से दे सकते हैं हम लोग कि जैसे द्रव्यमान का m होता है और वेग का क्या होता है LT-1 होता है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया MLT-1, ये संवेग का डायमेंशन होता है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, हम लोग संवेग के बारे में कि दो पिंड हैं। चलिए हम लोग विभिन्न केस को लेकर के हम लोग संवेग पर विचार करते हैं। देखिए ये पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चों, बस एक समझिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन से वस्तुओं को उठा रहे हैं और इधर उधर से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं, देखिए माना पहला वस्तु है का द्रव्यमान, पाना पहला वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे का m2 है और वस्तु क्रमशः v1 तथा v2 वेग से गतिशील है, v1 तथा v2 वेग से गतिशील है। तो यदि वस्तुओं में उत्पन्न संवेग क्रमशः P1 तथा P2 हो तो पहले वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, तो पहले वस्तु का संवेग P1 इज इक्वल टू M1 V1। दूसरे वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, दूसरे वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा बच्चों, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 V2। अब यहां से हम लोग बात करना शुरू करेंगे। केस फर्स्ट, शर्त नंबर वन, इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट करें बच्चों। शर्त नंबर 1, देखिए यदि M1 बराबर हो जाए M2 का, मतलब दोनों वस्तु का द्रव्यमान समान है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान समान है, तो क्या होगा, यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान समान है तो क्या होगा बच्चों, तो हम लोग दोनों को भाग दे देंगे। इधर हो जाएगा P1 बटा P2 इज इक्वल टू M1 V1 बटा M2 V2। तो चूंकि द्रव्यमान समान है तो M कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा P1 बटा P2 इज इक्वल टू V1 बटा V2। तो इससे आप लोगों को क्या रिजल्ट निकलता है, इससे आप देख पा रहे हैं कि समानुपाती संबंधित है कि नहीं। P1 है बटा P2 V1 बटा V2, इसका मतलब हो गया कि
कि यदि जिस वस्तु का वेग ज़्यादा होगा उस वस्तु का संवेग भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब हो गया कि P समानुपाती हो गया V। नहीं, उल्टा नहीं है, जो व्युत्क्रमानुपाती हम कर देंगे, ये सीधा है, 1/2 है, 1/2 है, समानुपाती हो गया P। कहने का मतलब हो गया कि यदि वस्तु का द्रव्यमान समान हो, यहाँ लिख देते हैं कि यदि वस्तु का द्रव्यमान समान हो, यदि वस्तु का द्रव्यमान समान हो तो संवेग वेग के समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती होता है। तो इससे आप लोगों को क्या नॉलेज मिल रहा है बच्चों कि यदि दो वस्तु का है कि नहीं द्रव्यमान यदि हम समान कर देंगे तो किस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर ये है, एक वस्तु यहाँ पर है कि नहीं। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 2 kg है, इस वस्तु का भी द्रव्यमान 2 kg है, लेकिन इस वस्तु को मैंने 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका और इस वस्तु को मैं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, तो चोट किससे ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा किससे लगेगा हमको ये बताना है। तो जो वस्तु ज़्यादा वेग से गति कर रहा है चोट उससे ज़्यादा लगेगा। तो चोट ज़्यादा लगने का मतलब ये हो गया कि उसमें संवेग ज़्यादा था। तो अब हम लोग इसी तरह दूसरे नियम पर हम लोग चलेंगे बच्चों। तो दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है, शर्त नंबर आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा बच्चों। तो दूसरा नियम ये है, देखिए कि यदि V1 बराबर V2 हो जाए, यदि V1 बराबर V2 हो गया, इसका मतलब कि दोनों वस्तु का वेग समान है। यहाँ लिख देते हैं कि दोनों वस्तु का वेग समान है, दोनों वस्तु का वेग समान है ना बच्चों, दोनों वस्तुओं का वेग समान है। तो पहला क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू M1 V1, इसी तरह हम बटा कर देंगे इसको, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 V2, तो दोनों वेग समान है तो दोनों कटेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि P1 बटा P2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 बटा M2। ये भी समानुपाती संबंधित है बच्चों, देख पा रहे होंगे। कहने का मतलब हो गया कि 1/2 1/2, तो कहने का मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि P समानुपाती M होगा, है कि नहीं। जिस वस्तु का यदि दोनों वस्तु का वेग समान है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का संवेग भी ज्यादा होगा। तो संबंध हमको यह चीज मिलता है। देखिए यदि वस्तु का द्रव्यमान समान है, यदि वस्तु का द्रव्यमान समान है, तो यदि वस्तु का द्रव्यमान समान है तो संवेग द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है ना, द्रव्यमान के समानुपाती होता है बच्चों। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है हमको, तो यही मिलता है कि मान लेते हैं कि ये इस वस्तु को हम लोग 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका और एक बड़ा वस्तु है जिसको हम लोग 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि ये वस्तु बड़ा है तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। इसका मान लेते हैं कि 50 ग्राम है और ये 100 ग्राम का ये द्रव्यमान है इसका, है ना। तो इससे कम चोट लगेगा और इससे मुझे ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा। तो ज़्यादा चोट लगने का मतलब हो गया कि भारी वाले वस्तु में ज़्यादा संवेग है कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि यदि वेग समान है, दोनों वस्तु का वेग समान कर दिया जाए तो संवेग सबसे ज़्यादा उसमें उत्पन्न होता है जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर का कंडीशन आप हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर का कंडीशन है, यदि देखिए P1 बराबर P2 हो जाए, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि दोनों वस्तु का संवेग समान हो, है कि नहीं, दोनों वस्तु का संवेग समान है, दोनों वस्तु का संवेग समान है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो P1 इज इक्वल टू M1 V1 होता है, इसको भी बटा कर देंगे।
P2 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा बच्चों। तो इसको हम ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं M1 V1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा M2 V2। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे M1 बटा M2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 बटा V1 बच्चों, है कि नहीं। आप देखिए तो यहाँ पर देखिए 1/2 और 2/1, इसका मतलब है कि द्रव्यमान और वेग एक दूसरे के समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि m व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/v। कब? जब संवेग, है कि नहीं, समान होगा। कहने का मतलब हो गया कि यदि वस्तु का संवेग समान है, यदि वस्तु का संवेग, यदि वस्तु का संवेग समान है तो वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या होगा कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु में वेग कम होगा, है कि नहीं। तो हम लोग इस प्रकार को देख सकते हैं कि यदि मानते हैं कि ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, इसका संवेग p है, इसका भी संवेग p है, दोनों का संवेग मैंने बराबर कर दिया, और इस वस्तु का द्रव्यमान मैंने दे दिया 50 ग्राम और इस वस्तु का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम। तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि संवेग दोनों में समान होगा तो वेग किसका ज़्यादा होगा, तो वेग इस वस्तु का ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इस वस्तु का वेग ज़्यादा होगा। यहाँ पर V1 में इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ से V2 इंडिकेट करूँगा, तो V1 बड़ा होगा V2 से, मतलब कम द्रव्यमान वाले पिंड में ज़्यादा वेग उत्पन्न होगा। इस बात को आप लोग समझिए। तो ये चीज़ 3 संवेग का कंडीशन था। तो संवेग आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा बच्चों, है कि नहीं। संवेग को आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत तरह से उपयोग करते हैं बच्चों, है कि नहीं। बहुत तरह से कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी छड़ को यदि मुझे काटना है बच्चों, तो हम लोग क्या छोटा जैसा हथौड़ा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग भारी हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भारी हथौड़ा छोटा हथौड़ा की तुलना में ज़्यादा संवेग उत्पन्न करता है, क्योंकि वो ज़्यादा भारी होता है, और ज़्यादा संवेग का मतलब हो गया कि उस छड़ पर ज़्यादा बल आरोपित होगा, और ज़्यादा बल आरोपित होने का मतलब हो गया कि वो छड़ जल्दी कट जाएगा, है कि नहीं। और भी बहुत चीज़ होती है बच्चों, है ना। तो ये संवेग का दैनिक जीवन में आप लोग अपने चारों तरफ संवेग को खोजने का प्रयास करिए पहले, है कि नहीं। एक्चुअल में यही चीज़ फिजिक्स पढ़ने का सबसे, है ना, सही तरीका होता है बच्चों कि आप स्टडी तो अपने किताब में करिए लेकिन उसको खोजिए अपने दैनिक जीवन में, है कि नहीं। कि जो चीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वस्तु का जड़त्व के आप खोजें, उसको जड़त्व को उसको देखें, लाइव देखें, अपने घर में देखें, संवेग को भी अपने घर में देखें, है कि नहीं। तब आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो चलिए हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर फोकस करते हैं बच्चों कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ, है कि नहीं, न्यूटन्स लॉ। तो देखिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो होता है वो सिंपल है, फर्स्ट लॉ पर ही वो आधारित होता है, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग होने से समझ जाते हैं कि सब आदमी कि ये अलग अलग चीज होता है, लेकिन नहीं, ये तीनों नियम एक दूसरे से रिलेटेड होता है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इसका कि कैसे तीनों नियम आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पिंड या किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के दर, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है।
तो ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम था। मैंने क्या कहा कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बल समानुपाती होता है संवेग बटा समय। दर का मतलब वही हो गया समय। तो ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। तो आखिर ये क्या है बच्चों? तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, है कि नहीं, मानते हैं। चलिए देखिए, माना एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, माना एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, है ना, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करता है, प्रारंभिक वेग u से गति करता है। t समय में उसका वेग भी बल के अधीन या भी बल आरोपित करने पर, उसका वेग, है ना, या F बल आरोपित करने पर भी हो जाता है। इस बात को समझें बच्चों आप लोग कि कोई वस्तु जो है प्रारंभिक अवस्था में u वेग से गति कर रहा है, तो वेग में परिवर्तन कब होगा? जब मैं उसमें बल लगाऊंगा। तो t समय के बाद मैंने उस पर F बल लगा दिया वस्तु पर, है कि नहीं, जिसके वजह से वस्तु का वेग जो है बढ़ करके या घट करके, अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, वेग परिवर्तित हो गया। मैं इस प्रकार लगाया कि उसका वेग F बल आरोपित करने पर भी हो जाता है, मतलब वेग जो होता है u से बदल करके भी हो जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखा। तो अब देखेंगे कि वस्तु का संवेग क्या होगा। आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि मान लीजिए पहला कोई वस्तु है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है और ये प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है। जैसे ही हमने इस पर F बल आरोपित किया कि वस्तु भी वेग से गति करने लगा। तो कितने समय में? t समय में, यहां से यहां तक वस्तु को आने में t समय लगा। t समय में उसका वेग परिवर्तित हुआ है कि नहीं। तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा, या पहले लिखेंगे कि t समय में वेग परिवर्तन कितना होता है। t समय में वस्तु का वेग परिवर्तन t समय में वस्तु का वेग परिवर्तन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को वेग परिवर्तन कहते हैं। तो t समय में वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो t समय में वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना हो जाएगा बच्चों? तो m से इसको गुना कर दीजिए तो v माइनस u हो गया संवेग, है ना। अब हम लोग परिभाषा से देखेंगे, परिभाषा से क्या कहता है परिभाषा। देखिए, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो ये संवेग परिवर्तन ही हुआ है वस्तु का प्रारंभिक संवेग तो mu होगा। प्रारंभिक संवेग स्टार्ट में उसका संवेग कब था? mu था। और अंतिम संवेग में परिवर्तन कब हुआ है? संवेग में mv हो गया। तो वेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन कितना हुआ? mv माइनस mu, बस वही बातें हैं। तो परिभाषा से हम लोग क्या किए कि F समानुपाती m और यहाँ हो गया v माइनस u और बटा t हो गया। ये चीज हम लोग कहते हैं संवेग में परिवर्तन। और एक बात आप जानते हैं कि v माइनस u बटा t क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v माइनस u बटा टी इज इक्वल टू त्वरण होता है, हम लोग जानते हैं। तो v बटा टी, v माइनस u बटा टी को हम लोग क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो f इज है ना, यह समानुपाती, तो समानुपाती दीजिए m और यहाँ पर हो गया a। तो जहाँ a क्या है? वस्तु में t समय में उत्पन्न त्वरण है। जहाँ इस तरह लिखे ना, जहाँ a t समय में उत्पन्न त्वरण है, t समय में उत्पन्न त्वरण है ना। और इस समानुपाती को जब हम लोग तोड़ते हैं बच्चों, तो हम लोग एक k कांस्टेंट देते हैं m और यहाँ पर हो गया a। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों, समझ लीजिए, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग इस प्रकार देखें बच्चों कि F इज इक्वल टू
के समानुपाती को तोड़े तो कांस्टेंट आया था ए, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, जिसे बल नियतांक कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसे बल नियतांक कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, आगे आप लोगों को इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं। जहाँ एफ इज इक्वल टू के एसआई मात्रक पद्धति में, है ना, एसआई मात्रक पद्धति में, है ना, पद्धति में इन, है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज 1, लेकिन याद रखिएगा एसआई मात्रक पद्धति में के का मान 1 के बराबर होता है। तो यदि 1 मैं यहाँ पे रखूंगा तो एक समीकरण मुझे प्राप्त हुआ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मुझे प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये सिर्फ समीकरण नहीं है बच्चों, आप लोग इसको यदि देखिएगा कि नहीं जस्ट लाइक ए फॉर्मूला, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है बच्चों। इसको इसके अंदर तक घुसिए। हमने कहाँ से क्या किया था, हमने सबसे पहले वस्तु पर बल आरोपित किया, जिसके वजह से वस्तु में वेग परिवर्तन हुआ। तो वेग परिवर्तन की वजह से वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ। बस उसी त्वरण का परिभाषा है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, है कि नहीं। तो हम किसी वस्तु पर कितना बल आरोपित करते हैं और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये चीज का मापन यहाँ पर करता है। तो आज का क्लास मेरा बच्चों यहीं तक रहेगा। हम आज इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा बच्चों। तो सबसे पहला बात यह है कि आप लोगों को आज के द्वारा दिया गया जितना भी टॉपिक्स है कि नहीं, लेक्चर है, उस लेक्चर को बढ़िया तरह से समझिए, उसको कॉन्सेप्ट करिए। उसके बाद मैं पुनः फिर नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ, है ना, क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक फिर से एक्सप्लेन करूंगा, है कि नहीं। आज मैं यहाँ सिंपल डेरिवेशन किया, उसके बाद वहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन मेथड का प्रयोग करूंगा, अवकलन विधि के द्वारा एफ इज इक्वल टू एम ए को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आप लोगों के सामने में। तो तब तक के लिए आज इतना ही। आप लोगों को सबसे पहला होमवर्क आप लोगों का इतना ही है बच्चों कि जितना भी आप लोगों को आज बताया गया है उस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, है कि नहीं। मेरे द्वारा जितनी भी तरह की बातें बताई गई है आप लोगों को, इसको पहले एक्सप्लेन करिए, पहले अपने दिमाग में विचार करिए, है कि नहीं, इसको सोचिए, इसको समझिए। यदि आपको कहीं भी टॉपिक्स में यदि दिक्कत आता है तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, इस टॉपिक्स का सॉल्यूशन क्या होगा। मैं तुरंत सॉल्यूशन करके आप तक भेजूँगा। आप लोग का कमेंट, आप लोग का लाइक, आपका सब्सक्राइब ही मेरे मोटिवेशन है बच्चों। जितना आप लोग लाइक करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें, है कि नहीं। जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को भेज सकते हैं वो आप लोग के लिए बेनिफिशियरी होगा बच्चों, है कि नहीं। तो इसके लिए याद रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज मैं समय को ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं चाहता तो हूँ बच्चों कि आप लोगों को कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास आप लोगों को, है ना, प्रीफर करूँ। लेकिन क्या करूँ बच्चों कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो ये एरिया है बच्चों, ये थोड़ा सा मिडिल, क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर नेट जो है बच्चों फास्ट नहीं चलता है। नेट फास्ट नहीं चलने की वजह से अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, और 1 घंटा के ऊपर का जो वीडियो होता है बच्चों उसको अपलोड करने में तो मुझे दिन भर का समय लग जाता है कि नहीं। यहाँ बहुत ही कम रेट है, MBPS में भी स्पीड यहाँ पर नहीं आता, 1 MBPS का भी स्पीड नहीं है। यहाँ पर स्पीड है ना 500 kbps होता है, कभी 2.5 kbps होता है। तो उस दिन भर लगा करके छोड़ देना पड़ता है, तब जा करके वीडियो अपलोड हो पाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम है बच्चों, है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग चिंता ना करें, मैं डेली वीडियो आप लोगों का अपलोड करता हूं, ताकि आप लोगों का जो ये एजुकेशन का जो रिदम बना हुआ है, लर्निंग एजुकेशन का जो रिदम बना हुआ है बच्चों, है ना, इसको कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। आप लोग कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। और मेरा मानिए कि यदि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो 11th का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से होगा और आप लोग 12th में भी जाएंगे। और यदि आप लोग ये वीडियो को पसंद करते हैं, तो यदि नॉलेज मिल रहा है तो
मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लोग बिना मेरे वीडियो 12th को देखे रह नहीं पाइएगा, है कि नहीं। 12th का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं 12th का भी वीडियो आप लोग तक पहुँचाऊँगा बहुत जल्द। तो इन्हीं के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ बच्चों। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार मेरे वीडियो पर आप लोग हमेशा बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।